Hello, today we are going to start with the microbial enzyme part. अब देखो, एंजाइम्स क्या होते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। अब बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, उसमें रिएक्शंस करने के लिए ना हम लोग पहले के टाइम पे केमिकल एंजाइम यूज करते थे। केमिकल एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को या तो फास्ट कर देंगे या तो स्लो कर देंगे। अब देखो, केमिकल एंजाइम जो है ना काफी एक्सपेंसिव होते हैं। फर्स्टली, केमिकल एंजाइम्स को एक बार यूज करने के बाद में आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। केमिकल एंजाइम्स को यूज करने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक होती है, उनके यूटेंसिल्स अलग आते हैं। अगर हम लोगों ने केमिकल एंजाइम को यूज करके कोई भी केमिकल रिएक्शन किया, उसमें बहुत सारा अमाउंट में अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट बनते हैं। देखो क्या होता है, हम लोग रिएक्शन करते हैं, सो कोई एक प्रोडक्ट होता है उसको हम मेन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जो बचा हुआ है वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। सो केमिकल एंजाइम यूज करके अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, सो उसमें बहुत ज्यादा टाइप के बाय प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। सो उस बाय प्रोडक्ट को अलग करने में खर्चा आता है। सो केमिकल एंजाइम को यूज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है। देखो, आई रिपीट द थिंग्स अगेन। केमिकल एंजाइम्स यूज करा जाता था पहले, लेकिन केमिकल कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, केमिकल कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देंगे या तो स्लो कर देंगे। लेकिन इनको यूज करने के बहुत सारे नुकसान थे, जैसे कि मैंने इसके पहले मेंशन किया। इसीलिए हम लोग अभी क्या यूज करते हैं, माइक्रोबियल एंजाइम। माइक्रोबियल एंजाइम जो होता है ना, वो भी बिल्कुल केमिकल कैटलिस्ट की तरह ही काम करेंगे, लेकिन इनमें अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा, हमारे लिए काफी कॉस्ट फ्रेंडली होता है, काफी इको फ्रेंडली भी होता है। इसीलिए आज के जमाने में हम लोग केमिकल कैटलिस्ट की जगह पे माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं। अब देखो, माइक्रोबियल एंजाइम्स है ना एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, एनवायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होते हैं। उनको यूज करने के लिए ना अलग से कोई यूटेंसिल्स नहीं लगते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम जब हम लोग यूज करते हैं, तो जो मेन प्रोडक्ट चाहिए होता है वही बनता है। अननेसेसरी का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, जिसकी वजह से और कॉस्ट एडिशन नहीं होता है। देखो, अगर आपको मेन प्रोडक्ट आपका मिल गया और उसके साथ में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी मिले, तो उसमें आपको उसको अलग करने का अलग खर्चा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को किराने की दुकान पे गए, आपने मांगा गेहूं, गेहूं के साथ में उसने बाजरा, चावल, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिक्स कर दी। अब आपको उसको अलग करवाना पड़ेगा। सो एक अलग एफर्ट होता है। सिमिलरली, हम लोग जब केमिकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, मेन प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो हमारे जरूरत के नहीं होते। उनको अलग करने के लिए हमको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन माइक्रोबियल एंजाइम के केस में ऐसा नहीं होता है। माइक्रोबियल एंजाइम जो मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, वही हमें बना करके देता है। माइक्रोबियल एंजाइम को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब वो रीयूजेबल होता है। सो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है। सो देखो, और एक और चीज, माइक्रोबियल एंजाइम को लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे काम करता है, लेकिन केमिकल कैटलिस्ट जो होता है ऐसा नहीं होता है। केमिकल कैटलिस्ट का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, अपना एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, उसके पीछे भी अलग अलग खर्चे होते हैं। तो इसीलिए आज के जमाने में केमिकल कैटलिस्ट की जगह पे हम लोग माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करते हैं। तो ये पूरा जो है ना, ये इस पैराग्राफ में लिखा है, दैट आई हैव टोल्ड यू इन माय ओन वर्ड्स। अभी मैं आप लोगों को एक बार रीड करके दिखा दूंगी ना, सेम चीजें वो लिखा रहेगा वहां। और आप लोगों को यहाँ पे 3 मार्क का गिव रीजन देखने को मिल सकता है कि वाई दीज डेज के microbial enzyme are used instead of chemical catalyst. So देखो, I'll read it for you. Nowadays, instead of chemical catalyst, microbial enzymes are used in the chemical industry. These enzymes are active at low temperature, pH and pressure. मतलब क्या, ये जो enzymes है वो low temperature, low pressure and low pH पे भी काम कर सकते हैं, due to which energy is saved and erosion proof instruments are also not necessary. Now what is the meaning of erosion proof? इसका मतलब है जंग जिसमें नहीं लगता है, वो वाले यूटेंसिल्स भी जंग जिसमें नहीं लगता, ऐसे यूटेंसिल्स लाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल यूटेंसिल्स में भी काम कर सकता है। Enzymes carry out specific process, hence unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on the purification are minimized. उसको प्यूरिफाई करने के खर्चे भी अब कम हो जाएंगे। In case of microbial enzymatic reactions, elimination and decomposed
डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। इसका क्या मतलब है, अगर कोई फालतू का कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो उसको साफ कराने में, उसको प्यूरिफाई कराने में कोई खर्चा ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा और इस एंजाइम्स को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। Hence, such enzymes are eco-friendly. Some examples of the microbial enzymes are oxidoreductase, transferase, hydrolase, lysase, isomerase, ligase, etc. So ये आप लोगों को इसमें से कोई भी एक दो नाम याद रहेगा तभी भी चलेगा, ठीक है। So I will first erase this. सो अगेन, माइक्रोबियल एंजाइम्स हम लोग केमिकल कैटलिस्ट की जगह पे यूज करते हैं, बिकॉज माइक्रोबियल एंजाइम्स लो टेम्परेचर पीएच एंड प्रेशर पे काम करते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन कैरी आउट करते हैं ताकि कोई अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट ना बने, जिसकी वजह से उसके ऊपर का खर्चा बच जाता है। हमें कोई इरोजन प्रूफ मटेरियल देने की जरूरत नहीं पड़ती। माइक्रोबियल एंजाइम को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। इन सब कारणों की वजह से हम लोग केमिकल कैटलिस्ट की जगह पे माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करते आ रहे हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, एक दो अगर आप लोगों को याद रह गए तो इट इज वेल एंड गुड। नाउ आगे, प्रोसेस, 1 मिनट। Process of dirt mark removal occurs at the low temperature too due to mixing of the enzymes with the detergent। अब देखो, हम लोग आज के टाइम पे नॉर्मल पानी में भी सफाई से कपड़े धो सकते हैं क्योंकि हमारे सरफ के अंदर हम लोग ने माइक्रोबियल एंजाइम्स को ऐड कर दिया है। देखो, पहले आपको पता है गर्म पानी करते थे, कपड़े धोते थे उसके अंदर, लेकिन अभी वो करने की जरूरत नहीं है। आपके सरफ में आपको पता है कुछ ब्लू कलर का, कुछ पिंक कलर का चीजें होती है स्मॉल स्मॉल, वो सब क्या होता है, आपका माइक्रोबियल एंजाइम होता है, जिसकी वजह से अब आज के जमाने में हमें कपड़े धोते वक्त कोई भी गर्म पानी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये एंजाइम जो है वो लो टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। आगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्नफ्लावर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम obtained from the bacilli and streptomyces. Microbial enzymes are used in various industries like cheese, plant extract, textile, leather, paper, etc. ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ने रीड किया तो अच्छा है। यहाँ पे से मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोल सकती हूँ कि जो फर्स्ट टू लाइन्स है वो आप लोगों के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में देख लेना कि माइक्रोबियल एंजाइम कौन सी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल अगर आप लोग ने याद किया, इट इज मोर देन एनफ। अगेन, आपका जो ये टेबल है, ये टेबल आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि आपको ना, ये टेबल मैं आप लोगों को क्लास में सिखा दूंगी एक बारी, ठीक है। तो क्लास में वी विल डिस्कस दिस टेबल। नाउ वी विल मी देखो ये टेबल और आपका जो ये टेबल है पेज नंबर 81 पे लास्ट का ये वाला टेबल, ये आप लोगों को धीरे धीरे लर्न करना पड़ेगा। आप लोगों के पास दूसरी कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ा दूं जिसका नाम है जैंथिन गम। जैंथिन गम क्या है, क्या करता है, कहाँ से हम डिराइव करते हैं, एक सेकेंड ना, 1 मिनट। आपको पता है स्टारबक्स, ऑल ऑफ यू नो, स्टारबक्स की जो कॉफी होती है थिक, थोड़ी थिक होती है, ठीक है। आपको पता है आप लोगों ने आइसक्रीम्स खाए होंगे, पुडिंग खाया होगा, आप लोगों ने शेक्स पिए होंगे। यू ऑल नो दिस, जो शेक होते हैं थोड़े थिक होते हैं, वो आप लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। सो ये सारे जो चीजें हैं इसके अंदर थिकनेस लेके आने के लिए हम लोग xanthan गम को यूज करते हैं, ठीक है। सो xanthan गम क्या करता है, फूड प्रोडक्ट के अंदर थिकनेस लेके आने का काम करता है, ताकि वो फूड प्रोडक्ट का जो फील है, टेस्ट है, वो और एनहांस हो सके, ठीक है। सो देखो, what is xanthan gum? That imparts thickness to your favorite ice creams, puddings, chocolate, milkshake, chocolate drinks, instant soup, etc. So ये सब क्या करता है, xanthan gum इसके अंदर थिकनेस लाने का काम करता है। ये गम कैसे बनता है, मतलब xanthan गम कैसे बनाते हैं हम लोग, दिस गम इज obtained by the fermentation of starch and molasses with the help of xanthomonas species। xanthomonas करके एक बैक्टीरिया होता है, इसको हम लोग स्टार्च और मोलासिस के साथ में फर्मेंट करते हैं, जिससे हमारा xanthan गम बनता है।
It is variously useful due to its properties like solubility in the hot and cold water. मतलब ये कोई भी पानी में घुल जाता है, इसलिए इसका बहुत डाइवर्सिफाइड यूज है। अभी आपके जो ये लास्ट के 6 वर्ड्स है, आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दे सकते हैं। जैंथम को हम बीच में लिख के दे देंगे और उसके साइड में आप लोगों को 6 बॉक्सेस दे देंगे, जिसको आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स मिल सकते हैं। सो जैंथम को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये 6 नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं। फर्टिलाइजर्स, बीडीसाइड्स, टेक्सटाइल पिगमेंट्स, टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी पेपर, ये आप लोगों को याद रह जाएगा। सो आप लोगों को जैंथम गम के बेसिस पे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल सकते हैं। xanthan gum कैसे बनता है? इट इज मेड विद द फर्मेंटेशन ऑफ द xanthomonas स्पीशीज अलोंग विद योर स्टार्च एंड मोलासिस। सो ये सब था। xanthan gum करता क्या है? xanthan gum किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर थिकनेस देने का काम करता है। नाउ मूविंग ऑन टू योर एंटीबायोटिक्स। अभी एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, किस क्या काम करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विथ 1, 2, 3 and 4 pages. After 4 pages, your chapter is done. So now let's talk about your antibiotics. Many, अब देखो क्या होता है, हमें भी बहुत बार एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट गुड बैक्टीरिया एज वेल एज द बैड बैक्टीरिया, उसको किल कर देता है, ताकि आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरियल का प्रॉब्लम हुआ था वो खत्म हो जाए। ठीक है। इसके बाद में हम लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं बाहर से, ताकि वो सारे जो भी हमने लूज किए बैक्टीरिया वो फिर से आ जाए। ये भी, ये एंटीबायोटिक क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब बताया गया है। देखो देखो, many diseases of humans and other animals have been controlled due to antibiotics obtained from different types of bacteria and fungi. एंटीबायोटिक को भी हम लोग बैक्टीरिया और फंगी की मदद से ही बनाते हैं। अब आगे जो भी नाम लिखे हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैनोबैक्टम, बैसिटाट्रासिन, इराइथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, बेनोमाइसिन एक्सेट्रा, ये सब जो है ना नाम है एंटीबायोटिक के। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक आपको याद रखना है जो टीबी के लिए काम आता है, दैट इज राइफामाइसिन। राइफामाइसिन इज अ एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट दी ट्यूबरक्यूलोसिस। ये आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक बनता किससे? बैक्टीरिया और फंगी से बनता है, ये आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक करता क्या है? हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्शन कौन देता है? आपका एंटीबायोटिक। सो योर इंपॉर्टेंट इज योर राइफामाइसिन विच इज यूज्ड, विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट योर टीबी का बीमारी। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग माइक्रोब्स को यूज करके फ्यूल्स कैसे बना सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब देखो, आपका इथेनॉल जो है वो भी एक फ्यूल है। इथेनॉल को भी हम लोग सैक्रोमाइसी सेरेविसी, मतलब जो कि एक ईस्ट होता है, इससे बनाते हैं इथेनॉल। ठीक है। सो हम लोग काफी कुछ कुछ टाइप के जो फ्यूल होते हैं, गैसियस फ्यूल, इसको भी हम लोग माइक्रोब्स को यूज करके बनाते हैं। उसके आप लोगों को 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। सो योर, आई विल टीच यू दिस। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द लास्ट 3 पेजेस। ओके। सो gaseous fuel, which is methane, can be obtained by the microbial anaerobic decomposition of urban agricultural and industrial waste। मतलब आपका जो भी वेस्ट होता है, उसको अगर आप लोग ने किसी बंद डब्बे में रख दिया जहां पे हवा नहीं लगता, और उसके अंदर अगर आप लोग ने माइक्रोब्स को डाला, तो आपको जो गैस बन के मिलेगा वो क्या होता है? मीथेन। लेकिन यहाँ पे आपका जो माइक्रोब डालना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये माइक्रोब्स ही क्या करेंगे, वो सारे मटेरियल को सड़ाएंगे, जिससे आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा, और जिसको हम लोग आज हमारे फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर इथेनॉल। इथेनॉल एक टाइप का एल्कोहल है, और इसको हम लोग स्मोकलेस फ्यूल भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है? हम लोग शुगर मोलासिस लेते हैं, इसमें हम लोग ईस्ट डालते हैं, सैक्रोमाइसिस। जब हम लोग ईस्ट डालते हैं तो ईस्ट क्या करता है? शुगर को डाइजेस्ट करेगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जो अल्कोहल उसने बनाया, वो अल्कोहल क्या होता है? वो इथेनॉल होता है। और इथेनॉल को आज के जमाने में हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। आगे आपका बोला है हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस इज कंसीडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। हमारे फ्यूचर का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन गैस को माना गया है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब क्या कहते हैं, माइक्रोब्स के प्रेजेंस में हम लोग पानी को तोड़ते हैं। देखो पानी किससे बनता है, एच एच टू ओ का पानी होता है। इस पानी को हम लोग ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड माइक्रोब्स। जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये अलग हुआ हुआ हाइड्रोजन क्या है आप लोगों का, हाइड्रोजन गैस। तो इसको अलग करने में भी हम लोग कुछ माइक्रोब्स को यूज करते हैं। सो आपका मीथेन बनाने में, इथेनॉल बनाने में और हाइड्रोजन गैस बनाने में भी आपका माइक्रोब्स का रोल प्ले होता है। मीथेन में कैसे, हम लोग माइक्रोब्स यूज करते हैं एनारोबिक, जिससे वो सारा वेस्ट मटेरियल सड़ता है और मीथेन गैस बनता है। इथेनॉल में हम लोग क्या यूज करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं। और हाइड्रोजन गैस बनाने के टाइम पे भी हम लोग कुछ माइक्रोब्स यूज करते हैं ताकि आपका जो पानी है उसको लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करे, ऑक्सीजन अलग हो और हाइड्रोजन गैस को हम लोग अलग करके यूज कर सकें। I have tried my very best to explain you this concept. Now let's move on to the next one. Similar to fuels, various industrial chemicals are also produced through microbial process. मतलब क्या, जिस तरीके से फ्यूल बनाया जा रहा है उस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स भी हम लोग माइक्रोब्स की मदद से बना रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड, पॉलीसैकेराइड्स that are useful as a raw material in a chemical industry. Some of these are useful as a raw material for plastic and food products too. मतलब क्या बोल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग माइक्रोब्स को यूज करके फ्यूल बना रहे हैं उसी तरीके से हम लोग माइक्रोब्स को यूज करके इंडस्ट्री में यूज होने वाले केमिकल्स भी बना रहे हैं, जिन केमिकल्स का आपको नाम मेंशन किया गया है। लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी विल स्टडी इन द टुडेज लेक्चर इज योर बायोफ्यूल। आई हैव गॉटन कोल्ड एंड अभी ये बज रहे हैं रात के 3 when आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, बिकॉज रात को इट इज वेरी मच कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड अ लेक्चर बिकॉज कोई आवाज नहीं होती है आसपास। सो आई होप यू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। आगे क्या बोला है, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है, जो एनवायरमेंट में, जैसे कि आपका कोल, कोल इज द बायोफ्यूल। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वो बायोफ्यूल, हाँ इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बायोफ्यूल बिकॉज वो आपके एनवायरमेंट में से आ रहा है और उसको आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो। सो बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमंग दी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या, ऐसा एनर्जी जिसको हम लोग फिर से बना सकते हैं। दीज फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड in form of coal, dung, and crop residue, liquid in form of vegetables, oil, and alcohol, gaseous in form of gobar gas and coal gas. So आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सॉलिड फॉर्म में कौन सा फ्यूल आता है, लिक्विड फॉर्म में कौन सा फ्यूल है और आपका गैशियस फॉर्म में कौन सा फ्यूल है। These fuels are easily available in plenty of quantity. They are reliable fuels of future. मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये फ्यूल्स क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये हमारे फ्यूचर के लिए हम इस पे रिलाय कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है बायोफ्यूल 3 फॉर्म्स में आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के आपको एक एक एग्जांपल्स याद रखने हैं एंड दैट्स इट। और उसके ऊपर कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। फ्रॉम द माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड इसके अंदर भी ना, एक सेकेंड, कितना पेजेस बाकी है, 1 2 3, only 3 pages left. So we will discuss the remaining 3 pages in the next lecture. I hope you are enjoying this and thank you for watching.